Yes, hi everyone. I am Jatin Singla and I am your civil mentor and I welcome you all of you on the Engineers Career Point platform and the Yourpedia. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर हुआ था एसडीओ का, उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हमने उसको डिस्कस किया था और जो मैंने सब्जेक्ट्स को उठाया था वो था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें कि मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे हमने और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाया था जिसमें हमने एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करना था। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो आप गो थ्रू कीजिएगा उस वीडियो को, जो हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट एंड ऑल्सो यूरपीडिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और सब्जेक्ट से हम आज डील करने वाले हैं, दैट इज द हाइड्रोलॉजी। तो आज हम देखेंगे कि हाइड्रोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इन द एसडीओ एग्जाम, और इसमें मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व करने वाला हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो उसके क्वेश्चंस हम डील करेंगे कि वो होता क्या है, क्यों हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, देन आफ्टर दैट मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा जो कि हमारे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, राइट। तो पहला है हमारे पास, अ डबल मास कर्व टेक्निक इज यूज्ड। ना क्वेश्चन में बोला गया है कि डबल मास कर्व टेक्निक क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैचमेंट एरिया है हमारे पास, और कैचमेंट एरिया के अंदर ये कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया में रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रेन गेजेस को लगाया हुआ है। दीज आर द नंबर ऑफ रेन गेजेस विच वी हैव इंस्टॉल्ड एज पर द आईएमडी गाइडलाइंस। आईएमडी की गाइडलाइंस हमारे पास है। फिर उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के अप्रोच लगा के नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेजेस की कैलकुलेशंस करते हैं स्टूडेंट्स। सो जब हम इसमें नंबर ऑफ रेन गेजेस लगाए हुए हैं तो हम इसमें ओवरऑल एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सम टाइम्स होता है क्या है कि किसी स्टेशंस पे इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अब किसी भी स्टेशंस पे मान लो दिस वी हैव अ रेन गेज स्टेशन और इस स्टेशन पे इनकंसिस्टेंसी आ गई है, सो वी हैव अ टेक्निक टू फाइंड द इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि जब भी हमें एवरेज रेनफॉल चाहिए होती है किसी भी एरिया के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। डाटा हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डाटा में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है और डाटा अगर कंसिस्टेंट भी नहीं है, तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू हमें मिलेगी उसमें कुछ ना कुछ आपको एरर देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको एक बात समझ आ रही है कि आपको कॉन्टिन्यूस भी डाटा चाहिए और कंसिस्टेंट डाटा भी चाहिए ना। क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है और कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अब क्योंकि जब आप इस एवरेज रेनफॉल की आप बात करते हैं पूरे कैचमेंट एरिया के अंदर, तो सबसे पहले आपने बोला कि डाटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट। अब मान लो कि आपके पास डाटा है 2016 का, 2017 का डाटा आपके पास, 2018 का डाटा है। मान लो 2019 में डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, जस्ट एज्यूमिंग, मैं केस एज्यूम कर रहा हूं। तो 2019 का डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स, और 2020 का डाटा आपके पास है। तो अब जब आप लास्ट 30 इयर्स का एवरेज कंसीडर करोगे तो 2019 का डाटा आपके पास नहीं होगा। जब 2019 का डाटा आपके पास नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, दैट आपको एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। आपको 2019 में जो प्रेसिपिटेशन हो सकती है, आप उस प्रेसिपिटेशन की एस्टिमेशन लगाते हैं उस स्टेशन के ऊपर। तो जैसे ही हम एस्टिमेशन लगाते हैं, तो एस्टिमेशन लगाने के बाद हमारे पास 2019 का भी डाटा आ जाएगा। तो अब यहां पर एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो एस्टिमेशन लगाने के लिए आपके पास दो मेथड्स है। एक है आपके पास अरिथमेटिक मीन मेथड एंड द सेकंड यू हैव द नॉर्मल रेशियो मेथड। आप सबने उसके बारे में सुना होगा। और ये मेथड्स हम कहां पर यूज करते हैं, जब क्योंकि हम नॉर्मल रेनफॉल का डिफरेंस चेक करते हैं बच्चे। अगर नॉर्मल रेनफॉल का जो डिफरेंस है कोरस्पोंडिंग टू द एडजेसेंट स्टेशंस, जो हम इसके आसपास कुछ स्टेशंस को सिलेक्ट करते हैं, अगर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल रेशियो का जो डिफरेंस है विद इन द 10% है, तो हम अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करते हैं। अगर यही नॉर्मल रेशियो का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अगर यही डिफरेंस आपको 10% से ज्यादा मिल जाता है, तो इन दैट केस हम यूज कर देंगे नॉर्मल रेशियो मेथड को, राइट। अभी वो मेरा कंसर्न नहीं है कि कैसे हम यूज करते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन में हम उसके ऊपर सोल्व कर लेंगे, बट वो मेरे आने वाली वीडियोज में होंगे आज। अच्छा, दूसरा क्या मैंने बताया, कंसिस्टेंट। अब देखो, कंसिस्टेंसी को हम ऐसा समझते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको कंसिस्टेंसी समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। सपोज करो कि आपका जो एक एग्जाम आने वाला है वो 3 महीने के बाद एग्जाम आने वाला है। अब आफ्टर 3 मंथ यू हैव अ एग्जाम। मान लेते हैं आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं। अब 3 महीने के बाद आपका हरियाणा का एग्जाम है। आपने क्या किया, 1 महीने पहले फर्स्ट मंथ में अच्छे से तैयारी करी, बढ़िया तरीके से आपने तैयारी करी है, आपने पूरा डेडिकेशन देकर आपने स्टडी किया है। उसके बाद आपने अगले महीने जो सेकंड मंथ आएगा, सेकंड मंथ में भी आपने 10 दिन 15 दिन अच्छे से मेहनत करी। अब होता है क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि काम करते करते एफिशिएंसी भी डिक्रीज कर जाती है। हम पढ़ाई से अब थोड़ा ऊब भी जाते हैं, पढ़ते नहीं है उसके बाद। तो अब
आपने किया क्या कि 5 से 10 दिन का गैप ले लिया है, और 5 से 10 दिन का गैप लेने के बाद आपने फिर सोचा तैयारी करने की, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा, 1 ही महीना बच गया है। अब हुआ क्या कि जब दोबारा से गैप के बाद जब लास्ट मंथ में आप स्टडी करने बैठेंगे तो आपका वो आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपने क्या किया कि जो पहले आप कंसिस्टेंट थे, आपने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया है, उसके बाद दोबारा से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी निकल कर नहीं आएगी, यानी वो आउटपुट निकल कर नहीं आएगा जो आप चाहिए था। सेम यहां पर जब हम यहां पर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो सपोज करो आपने रेन गेज स्टेशन यहां लगाया हुआ। अब मैंने बोला कि स्टेशन में इनकंसिस्टेंसी आ गई थी 2015 के अंदर। अब वो कैसे चेक करते हैं? वी हैव अ टेक्निक। अब किसी भी स्टेशन में इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए टेक्निक है। अब इनकंसिस्टेंसी 2015 में मैंने बोल दिया आ गई है। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि बच्चे 2015 में इनकंसिस्टेंसी आ गई है स्टेशन पे, इसका मतलब 2015 से पहले ये जो स्टेशन है कुछ और रीडिंग दे रहा था, 2015 के बाद इस स्टेशन में ड्रास्टिकली रीडिंग्स में चेंज आ गया। अब जब मैं एवरेज की बात करता हूं, क्योंकि मुझे लास्ट 30 इयर्स का एवरेज चाहिए होगा एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए, तो अब इस स्टेशन पे एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 2015 से पहले डाटा कुछ और था और 2015 के बाद डाटा में सडनली चेंज आ गया है, तो अब करूंगा क्या? तो मैं पहले वाला जो डाटा है उसको चेंज करूंगा आज के डाटा के रिस्पेक्ट में। अब ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है जिसकी वजह से, क्योंकि आपके स्टेशन में इनकंसिस्टेंसी आ गई है और आप अपने डाटा को कंसिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, यानी आपका जो डाटा था 2015 से पहले, आप उसको आज के डाटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं डबल मास्क कर्व। डबल मास्क कर्व एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी स्टेशन पे इनकंसिस्टेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी इनकंसिस्टेंसी आई है बच्चे, और उस जो प्रीवियस रीडिंग्स थी उसको आज के डाटा के हिसाब से हम उस रीडिंग्स को कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो टू प्रिपेयर द रेनफॉल हाइटोग्राफ, नहीं ये हमारा आंसर नहीं आएगा। तो टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिकॉर्ड एट अ सस्पेक्टेड रेन गेज स्टेशंस, तो इसलिए हम डबल मास्क करो बच्चे यूज करते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कैचमेंट एरिया में एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना होता है, तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और डाटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो पहले आप डाटा को कंसिस्टेंट बनाते हैं, उसके बाद आप डाटा को एस्टिमेशन भी लगाते हैं, उसके बाद आप एवरेज रेनफॉल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, राइट। ना तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चे सिंपल है, दैट टू चेक द कंसिस्टेंसी। तो जहां पर भी आपको बच्चे डबल मास्क कर्व का क्वेश्चन दिखेगा, आप कंसिस्टेंसी से रिलेट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, तो जो भी ऑप्शंस आएंगे आप वो मैच कर सकते हैं। अब कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं सर, यहां पे हमारा कंसर्न नहीं है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, राइट। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, the total observed runoff volume during a 6-hour storm with a uniform intensity of a rainfall is 1.5 centimeter per hour is 21.6 mega meter cube. If the area of the basin is this, then the average infiltration rate. Now क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल ऑब्जर्व रन ऑफ वॉल्यूम, टोटल जो ऑब्जर्व किया गया रन ऑफ वॉल्यूम, तो रन ऑफ जो आपने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट यहाँ पे, रन ऑफ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ 6-hour स्टॉर्म, 6 आवर का रेनफॉल हुआ है, 6 आवर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से हुआ है, और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहां पर जो आपने रन ऑफ ऑब्जर्व किया है वो 21.6 मेगा मीटर क्यूब ये ऑब्जर्व किया बच्चे, 21.6 मेगा तो हाँ मेगा बोल दीजिए, मिलियन बोल दीजिएगा, मिलियन मीटर क्यूब, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब, इतना रन ऑफ आया है। इफ द एरिया ऑफ द बेसिन इज 300 किलोमीटर स्क्वायर, तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन, तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 इंडेक्स हम स्टडी करते हैं। जब भी कैचमेंट एरिया में बारिश होती है बच्चे, तो बारिश होने के बाद कुछ पानी का लॉस होता है, कुछ पानी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करता है, और हाइड्रोलॉजी में जो हमारा कंसर्न रहता है वो रन ऑफ से रहता है, क्योंकि रन ऑफ ही है जो रिवर का डिस्चार्ज को इंक्रीज करने वाला है, और रन ऑफ ही है जिसकी वजह से रिवर में डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा, और फिर हम किसी भी कैचमेंट में मैक्सिमम कितना रन ऑफ आता है, तो मैक्सिमम कितना पीक मिलता है, तो वो भी हम एस्टिमेशन लगाते हैं, वो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स होते हैं पीक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे रन ऑफ की, तो हमें पता है कि जितनी भी बारिश आई है कैचमेंट एरिया में, दिस इज द कैचमेंट एरिया, और जो भी बारिश कैचमेंट एरिया में आएगी स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी प्रेसिपिटेशन रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, वो सारी की सारी प्रेसिपिटेशन रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, उसका सिर्फ कुछ ही पोर्शन रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो बाकी पानी कहां चला गया, बाकी पानी लॉस हुआ है। लॉस आप इंटरसेप्शन लॉस बोलते हैं, लॉस में डिप्रेशन स्टोरेजेस जो कैचमेंट एरिया में बने हुए हैं उसमें जाके पानी स्टोर हो जाता है, जो फीचर्स बने हुए हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर्स, उसके ऊपर पानी रुक जाता है, जैसे छतों के ऊपर पानी रुक जाता है, जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स जो भी बनाई हुई है उनके ऊपर पानी जाके रुक गया, इंटरसेप्शन उसको बोलते हैं।
पानी कुछ सरफेस से सोइल में भी चला जाता है। द वाटर विच इज मूविंग फ्रॉम द सरफेस इनटू द सोइल, उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर पानी का कुछ लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस है अगर आप टोटल प्रेसिपिटेशन में से इस लॉस को माइनस कर देंगे देन यू विल हैव द रन ऑफ। तो आपको क्या मिल जाएगा? रन ऑफ। तो अगर आपसे पूछा क्या गया एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट बताइएगा, सो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल बारिश कितनी आई है। प्रेसिपिटेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से हो रही है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। प्रेसिपिटेशन जो हो रही है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से हो रही है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो एक घंटे में 1.5 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है बच्चे। तो टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 6 आवर। तो 1.5 मल्टीप्लाई 6 आवर, तो ये जो आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगी दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। तो टोटल जो प्रेसिपिटेशन हुई है वो 9 सेंटीमीटर हुई है। टोटल प्रेसिपिटेशन कितनी हुई है बच्चे? 9 सेंटीमीटर। टोटल रन ऑफ की अगर हम बात करें, टोटल रन ऑफ की अगर हम बात करें तो टोटल रन ऑफ है 21.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। ये मिलियन मीटर क्यूब है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, डिवाइडेड बाय एरिया कर दो क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करोगे देन यू विल हैव द डेप्थ। तो रन ऑफ आपको डेप्थ में मिल जाएगी क्योंकि प्रेसिपिटेशन आपको डेप्थ में गिवन है। तो रन ऑफ को हमने वॉल्यूम को डिवाइड किया एरिया से 300 किलोमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर जो आएगा बच्चों मीटर में आएगा, ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा। तो मुझे कन्वर्ट किस में करना है? मुझे कन्वर्ट करना है इसमें सेंटीमीटर के अंदर। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहां पर जब हम डिस्कस 10 की पावर 6 से कैंसिल, इसको मैं मल्टीप्लाई 100 कर दे रहा हूं क्योंकि आंसर मुझे सेंटीमीटर में चाहिए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 100 में तो 21.6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 21.6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 21.6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 7.2। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7.2 सेंटीमीटर। तो टोटल बारिश बच्चे रन ऑफ थी, टोटल बारिश थी 9 सेंटीमीटर की और टोटल रन ऑफ आया 7.2 सेंटीमीटर का। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट क्या करते हैं? डब्ल्यू इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? डब्ल्यू इंडेक्स बताता हमें कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ, एवरेज इनफिल्ट्रेशन। तो टोटल जितनी भी बारिश आई है, टोटल बारिश में से आप टोटल रन ऑफ को माइनस कर दीजिएगा। टोटल जितनी भी प्रेसिपिटेशन हुई है उसमें से टोटल रन ऑफ को माइनस कर दीजिएगा। तो टोटल बारिश में टोटल प्रेसिपिटेशन थी 9 सेंटीमीटर माइनस का टोटल रन ऑफ 7.2, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस का टोटल रन ऑफ 7.2 डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है 6 आवर, टोटल टाइम है 6 आवर। तो यहां पे आप चेक कीजिएगा 9 माइनस का 7.2, 9 माइनस का 7.2 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो आंसर यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चे 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। नाउ द आंसर विल बी 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। अभी ये हमने डब्ल्यू इंडेक्स निकाला है स्टूडेंट्स, ये हमने निकाला है डब्ल्यू इंडेक्स 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। नाउ चेक दैट एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट पूछा हुआ है बट ऑप्शंस एमएम में गिवन है, ऑप्शंस आर गिवन इन एमएम। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 mm पर आवर। अब एक चीज आप चेक कीजिएगा क्योंकि हमें पता है एक कॉन्सेप्ट कि जो फाइन इंडेक्स होता है वो डब्ल्यू इंडेक्स से ज्यादा होता है। फाइन इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स होती है। फाइन इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। नाउ आई एम एज्यूमिंग, मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, क्या एज्यूम कर रहा हूं? मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो फाइन इंडेक्स है उसकी वैल्यू, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो फाइन इंडेक्स है वो डब्ल्यू इंडेक्स के इक्वल है और उसकी वैल्यू कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है। अगर फाइन इंडेक्स ये है, अब देखो फाइन इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है? फाइन इंडेक्स में स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं डब्ल्यू इंडेक्स की, तो डब्ल्यू इंडेक्स में जब हम डिवाइड करते हैं टाइम से तो वो टाइम लेते हैं टोटल ड्यूरेशन का। टोटल ड्यूरेशन यानी जितने टाइम के लिए रेनफॉल आ रही है उस टोटल टाइम में जो भी टोटल इनफिल्ट्रेशन हुआ है हम वो निकालते हैं। टोटल टाइम में टोटल कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ है हम वो कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट मिलता है ड्यूरिंग द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल। ये डब्ल्यू इंडेक्स है। बट जब हम फाइन इंडेक्स की बात करते हैं तो फाइन इंडेक्स के अंदर हम डिवाइड में वो टाइम कंसीडर करते हैं जिसमें हमें रन ऑफ मिलता है। हम वो टाइम कंसीडर करते हैं जिसमें हमें रन ऑफ मिलता है और उस टाइम को इफेक्टिव टाइम बोलते हैं। और जो रेनफॉल जो कंट्रीब्यूट करती है रन ऑफ को, जो कंट्रीब्यूट करती है रन ऑफ को, क्योंकि सपोज दैट कि सोइल की जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, सोइल की जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर पर आवर है, बट रेनफॉल जो आ रही है वो 2 सेंटीमीटर पर आवर आ रही है। तो हमें पता है कि आप
कुछ पानी तो इनफिल्ट्रेट करेगा, जो बाकी पानी है वो रन ऑफ कर जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम पे हुआ क्या कि मान लो जो सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैं बोल रहा हूं कितनी 1 सेंटीमीटर पर आवर, बट जो रेनफॉल आ रही है स्टूडेंट्स वो मान लेते हैं कि वो आ रही है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर से। अब जितनी भी रेनफॉल हुई है वो सारी सारी इनफिल्ट्रेट कर जाएगी, कोई भी रन ऑफ नहीं मिलेगा। तो यहां पर बारिश तो हुई है, बारिश तो हो रही है, बट वो पानी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो टाइम है, जिस टाइम में इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सोइल, हम ये वाला टाइम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी रन ऑफ नहीं मिला है। तो जब हम फाइंड एक्स कैलकुलेट करते हैं तो फाइंड एक्स के अंदर हम वो टाइम कंसीडर करेंगे जिसमें हमें क्या मिलेगा, जिसमें हमें रन ऑफ मिलेगा, जिसमें हमें रन ऑफ मिलेगा, और उस टाइम को बोलेंगे इफेक्टिव टाइम। ठीक है, अभी मैंने क्या मान लिया 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। नाउ ये जो फाइंड एक्स की वैल्यू मैंने मानी है वो इसके इक्वल मानी है, और ये यहां पर हम क्या कंसीडर करके चलते हैं 6 आवर। इसका मतलब मैं 6 आवर को इफेक्टिव टाइम कंसीडर करके चल रहा हूं। तो अगर मैं इसको ये बोल रहा हूं कि ये इफेक्टिव टाइम मेरा 6 आवर है, तो पूरे के पूरे 6 आवर में, पूरे 6 आवर्स में मुझे क्या मिलेगा, रन ऑफ मिलेगा। नाउ चेक दैट कि जो ये चीज मैंने एज्यूम करी है क्या ये सही है। 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है रेनफॉल की 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, बट सोइल का जो एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट आपने बताया है वो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 0.3 सेंटीमीटर पानी इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल तो ज्यादा है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर है। इसका मतलब हमारी जंक्शन सही है, इसका मतलब 6 के 6 घंटे में, क्योंकि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से रेनफॉल आ रही है, तो इसका मतलब पूरे के 6 आवर की ड्यूरेशन में हमें क्या मिलेगा, रन ऑफ मिलेगा। सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, और हम इसको बोल सकते हैं 3 mm पर आवर। तो ऑप्शन ए विल बी देयर, 3 mm पर आवर, राइट। तो कई बारी क्वेश्चन में डाटा दे देगा, कई बारी आपको पहले 1 घंटे में इतनी बारिश हुई है, अगले घंटे में इतनी बारिश हुई है, 1 आवर की ड्यूरेशन है, कई बार 2 आवर की ड्यूरेशन भी दे देता है। तब आप वहां पे इंटेंसिटी चेक करेंगे, और इंटेंसिटी में अगर किसी पर्टिकुलर आवर में आपको इंटेंसिटी कम मिल रही है, किसी पर्टिकुलर आवर में मान लो इंटेंसिटी आपको 0.2 मिल रही है, तो आप वो रेनफॉल कंसीडर ही नहीं करेंगे, आप वो रेनफॉल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रेनफॉल में से रन ऑफ माइनस करोगे तब जाके इनफिल्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन वो जो रेनफॉल आप बता रहे हो जिसकी इंटेंसिटी कम आ रही है इससे, वो तो सारा का सारा पानी इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। अगर वो पानी इनफिल्ट्रेट कर गया तो रेनफॉल में रन ऑफ माइनस कर ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि सारा का सारा पानी इनफिल्ट्रेट कर गया, तो वो रेनफॉल कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। नाउ ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइसोबार इज अ लाइन which joins the points of equal। देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, सबको पता है आइसोबार्स किसको बोलते हैं, सेम प्रेशर को बोलते हैं। आइसोबार का मतलब क्या है, सेम प्रेशर। द आइसोबार इज अ लाइन which joins the point having the equal pressure, जिसका इक्वल क्या होगा, प्रेशर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है। वैसे सोइल के अंदर हम बात करते हैं, सोइल के अंदर बात करते हैं तो अलग अलग पॉइंट्स पे जहां पर भी हमें सेम प्रेशर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोथर्म जो होता है वो सेम टेम्परेचर को जोन करने वाला लाइन होती है, आइसोथर्म बोलते हैं उसको, जहां पे सेम टेम्परेचर की बात करते हैं। आइसो हाइट बोलते हैं जहां पर हम सेम रेनफॉल के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जहां पर भी हमें सेम रेनफॉल का मैग्नीट्यूड मिलेगा बच्चे, वहां पर हम क्या बोल देंगे, आइसो हाइट। तो रेनफॉल डेप्थ आइसो हाइट है, आइसोथर्म हो जाएगा आपका टेम्परेचर, आइसोबार आप प्रेशर से डील करते हैं तो आप यहां पे बोल देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज पर द गिवन क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसकी मैंने बात कर दी, दिस इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। और ये जो क्वेश्चन आया था आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा कुछ ऐसा है, फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनेट्स एट आवरली इंटरवल फॉर 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कंप्यूट द टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, कंप्यूट द टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम ए 2 आवर स्टॉर्म रेनफॉल विद इफेक्टिव रेनफॉल एज फॉलो, फर्स्ट 2 आवर, सेकंड आवर, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे कि जो डाटा आपके पास गिवन है वो 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा है। अब 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा है, और रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको बताना है डीआरएच, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का मतलब है डीआरएच। अगर यहाँ पे बेस फ्लो भी दे देगा तो फ्लड हाइड्रोग्राफ की आप बात करेंगे, बट बेस फ्लो इज नॉट गिवन, सो आपसे फ्लड हाइड्रोग्राफ की बात भी नहीं कर रहा, वो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा है। तो टोटल डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ डीआरएच की हम बात करते हैं। आपको यहाँ पे डीआरएच बताना है, और डीआरएच किसकी वजह से बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रॉम द 2 आवर स्टॉर्म रेनफॉल, यानी 2 घंटे की बारिश आ रही है, 2 घंटे की बारिश की वजह से डीआरएच कितना मिलेगा, 2 घंटे की बारिश की वजह से डीआरएच के ऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। और 2 घंटे की जो बारिश आ रही है कैचमेंट एरिया में, फर्स्ट आवर में जो रेनफॉल आ रही है वो 2 सेंटीमीटर की है, दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल। ये जो रेनफॉल गिवन है वो इफेक्टिव रेनफॉल है। इफेक्टिव रेनफॉल कौन सी बताई अभी मैंने,
वो रेनफॉल जो कंट्रीब्यूट करती है रन ऑफ के अंदर, राइट। तो यहां पर फर्स्ट आवर में जो इफेक्टिव रेनफॉल है वो 2 सेंटीमीटर है और सेकंड आवर में जो इफेक्टिव रेनफॉल है 1 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट आवर की जो इफेक्टिव रेनफॉल है मैंने इसको R1 बोल दिया, सेकंड आवर की जो इफेक्टिव रेनफॉल है मैंने इसको R2 बोल दिया। इफेक्टिव रेनफॉल को मैंने R1 और R2 कंसीडर कर लिया यहाँ पे स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जब R1 और R2 की हम बात कर रहे हैं तो ये इफेक्टिव रेनफॉल है, पहले 1 घंटे में बारिश आई है जिसकी इफेक्टिव रेनफॉल 2 सेंटीमीटर, अगले 1 घंटे में फिर से बारिश आई है जिसकी इफेक्टिव रेनफॉल कितनी है R2 यहाँ पे, R2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब हमें इन दोनों रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से हमको बनाना है DRH, तो DRH कितना होगा उसके हम एनालिसिस करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जाम, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया गेट एग्जाम के अंदर, बट वहां पे बेस फ्लो भी गिवन था, तो इसलिए आपसे बेस फ्लो का पीक पूछा गया था, सॉरी फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक पूछा गया था, तो बेस फ्लो गिवन है तो हम बस बेस फ्लो ऐड कर देते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जाम, बट अभी हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए पेपर के अंदर 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं, तो देखिएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ से DRH पे जाना है, आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ से DRH बनाना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट्स गिवन है आप उसको मल्टीप्लाई कर दिएगा इफेक्टिव रेनफॉल के साथ, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इफेक्टिव रेनफॉल के साथ, बट रिमेंबर द ड्यूरेशन, पहले 1 घंटे में बारिश आ रही है विद इफेक्टिव रेनफॉल 2 सेंटीमीटर, तो जितने भी इसके ऑर्डिनेट्स हैं हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर अगले 1 घंटे में जो बारिश आई है वो आई है 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल, तो इसके ऑर्डिनेट्स को फिर से अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, बट दिस टाइम जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू हैव टू लैग द यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि 1 घंटे से अब लैग भी कराना पड़ेगा आपको। तो देखिए करते कैसे इस क्वेश्चन में, तो मुझे इसका डाटा लिखना पड़ेगा, सो डाटा लिखने के लिए मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा इस चीज को, आई थिंक, तो ये तो स्क्रीनशॉट हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मुझे इस चीज को लिखना पड़ेगा दोबारा से, तो आई थिंक हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चे कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन करना है तो काम आप करेंगे कैसे। देखिएगा ये 0 है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आपको करना कैसे है क्वेश्चन को सोल्व। तो अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने के मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये 2 कॉलम एज इट इज, ये 2 रोज एज इट इज बनाओगे, या तो आप रो वाइज कर दो या आप कॉलम वाइज कर दो, वो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं अगर रो वाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं रो लिखूंगा तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो वो पूरा लिखा नहीं जाएगा। सो चलो मैं रो वाइज ही कर देता हूँ, कॉलम वाइज ही काम कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 0 से 13 तक जाना है, यहाँ पे वैल्यूज मैं बाद में लिख देता हूँ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है ऑर्डिनेट्स के 1 आवर, ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है बच्चे 1 आवर के हैं, आवरली इंटरवल गिवन है फॉर 1 आवर, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 आवर है, तो ऑर्डिनेट्स आपको 1 आवर की गिवन है, तो 0 से 13 तक जाना है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक टाइम का कॉलम बनाया है, टाइम, और टाइम जो रहेगा हमारा आवर में रहेगा बच्चे, टाइम आवर में रहेगा। उसके बाद 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है हमारे पास, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, टाइम है हमारे पास, यूनिट ऑर्डिनेट्स है 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के, टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिख रहा होगा सबको, यस यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा 0, तो मैं इसको थोड़ा सा ये ऐसे बना देता हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे हमें। ये मैं रोज एंड कॉलम बना रहा हूं इसलिए ताकि डिफरेंशिएट कर सकें और हमें सारी चीजें इजी समझ आ जाएं। तो करना कुछ नहीं है, जो डाटा गिवन आपने तो बस एज इट इज डाटा को लिख दिया। आई थिंक मैं गलत ना बना रहा हूं, ये देखो ये थोड़े लाइंस मेरे को लग रहा है कि आगे दिक्कत क्रिएट करेगा, तो जहाँ तक चल रही है तो वहाँ तक चला देते हैं पहले, उसके बाद फिर देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऊपर वाले को थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे, ये इसको हटा ही देते हैं, दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से बनाते हैं बच्चे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ से इंक्लाइंड हो गई, चलो दोबारा से बनाते हैं इसको। ये टाइम है, ये टाइम है, और टाइम के बाद है बच्चे यहाँ पे 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, अभी भी जाएगा आगे तक, यहाँ तक तो मैंने इतना ही कर दिया, ही फिर से कम हो गया, 5 6
7 8 9 10 11 12 और 13। बात बन गई है, बस इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। वैसे बात हमारी बन गई है, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं करके, ठीक है। आई थिंक बात देखो 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आवर का डाटा था हमारे पास, तो 13 आवर का डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये डाटा मेरे पास है बच्चे, यहाँ पे मैं डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इसको अगर करूँगा तो ये दोबारा से रब हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पास डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं डाटा लिख देता हूँ क्या क्या है। तो 0 पे 0 है, ये 58.0 है, 58.0 है, 110.0 है, 96.0, 53.0, 26.0, 14.0, 8.0, 5.0, 4.0, 3.0, 1.6, 1.0, 0। ये बच्चे ये डाटा गिवन है, और ये जो डाटा है क्यूमिक्स में है, देयर इज अ मीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो करना क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पे R1 कितनी गिवन है, R1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, R2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल। देखो करना कैसे है काम, सिंपल सी अप्रोच लगानी है आपको, काम ऐसे करना आपको बच्चे, देखो ध्यान दीजिएगा, आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, अब यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है एक और, क्योंकि हमें पता है कि जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसको एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ, पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ आपने बनाया 1 आवर का, आपने एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ बना दिया, उसको लैग करा दिया 1 आवर से, तो एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया 1 आवर का, तो टोटल कितना हो गया 2 आवर का, टोटल कितना होगा 2 आवर का, और आपको 2 घंटे का चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो रेनफॉल है वो 2 आवर की पूछी गई है, 2 आवर रेनफॉल की वजह से आपको निकालनी है वैल्यूज, ऑर्डिनेंस निकालनी है 2 आवर की, तो फर्स्ट आवर। अब ये जो आपको बनाना है डीआरएच बनाना है, आपको बनाना क्या है यहाँ पे डीआरएच बनाना है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे R1 से। तो यहाँ पर जैसे इसके ऑर्डिनेट्स को अगर मैं U से डिनोट करूं बच्चे, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट्स है मैं इनको U से डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे R1 से। तो यहाँ पे लिख दिया R1 मल्टीप्लाई U, तो हमने यहाँ पे लाइन बना दी, लिख दिया R1 मल्टीप्लाई U, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखेंगे R2 मल्टीप्लाई U लिख देंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को R1 से। लेकिन ये जो जब तुम R2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा ये कितने से लैग कर रहा है, ये कितने से लैग कर रहा है 1 आवर से, ये लैग कर रहा है 1 आवर से, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा आपको लैग बाय 1 आवर, तो लैग बाय 1 आवर, तो यहाँ पर आप जो आंसर लिखेंगे वो लैग करवा देंगे 1 आवर से। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने के बाद डीआरएच मिल जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आपको डीआरएच मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको डीआरएच मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये R1 था आपका, और दोनों को बाद में जोड़ देंगे, पहले हम लिख देते हैं। अब देखो R1 को U से मल्टीप्लाई करो, R1 की वैल्यू 2 है बच्चे, तो 2 इंटू 0 0, 58 इंटू 2 116, 220, 192, 106, 52, 28, 16, 10, 8, 6, 3.2, 2, 0। बच्चे ये जो मैंने लिखे हैं ऑर्डिनेट्स, ये किसके लिखे हैं, ये हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स लिखे हैं विद इफेक्टिव रेनफॉल 2 सेंटीमीटर, है ना। अब पहले R1 को U से मल्टीप्लाई कर दिया, अब R2 यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को R2 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को R2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट लैग कितने से कराओगे, लैग कितने से कराओगे 1 आवर से। अगर लैग कराओगे 1 आवर से तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो 0 आपको यहां मिल रहा है, अब वो 0 1 घंटे के बाद मिलेगा, लैग बाय 1 आवर, अब 0 आपको कहां मिलेगा 1 घंटे के बाद मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा इस पे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 0 यहां पे, अब जो 0 आपको यहां मिल रहा है, अब आपको 0 यहां पे मिलेगा। क्लियर पॉइंट, लैग करा दिया 1 आवर से। अब मल्टीप्लाई किससे करना 1 से, R2 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब एज इट इज ऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, बस आपको लैग कराना 1 से, तो लैग करा दो 1 से, तो 58 इधर आ गया, 110 इधर आ जाएगा, 96 1 घंटे से लैग कर जाएगा, ये 53 है, 26 है, 14 है, 8 है, 5 है, 4 है,
3, 1.6, 1 और नीचे 0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 4, तो बेस पीरियड बढ़ जाएगा। अब करना है कि आपको दोनों को जोड़ दो, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर कॉम्प्लेक्स DRH। सो ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर कॉम्प्लेक्स DRH, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स DRH मिल जाएगा, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर कॉम्प्लेक्स DRH। तो ये हम दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी हैव ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर कॉम्प्लेक्स DRH। अब दोनों को ऐड कर दो बच्चे, करो ऐड। तो 0 प्लस नथिंग 0, 116 प्लस 0 116, 220 और 58 को जोड़ दो 8, ये हो जाएगा 5 2 7, 278, 192 110 करो ऐड, 106 और ये करो 202, ये ऐड करो, मैं ऐड कर ही देता हूं सारी वैल्यूज को। ये हमारे पास आ जाएंगे वैल्यूज। तो दीज आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर कॉम्प्लेक्स DRH। यही आपसे पूछा गया था कि आपको 2 आवर रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाना है और ये ऑर्डिनेट्स आपके पास आए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी में अगर बोलता है कि फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स बताओ, तो बेस फ्लो गिवन होगा, बेस फ्लो अगर गिवन होगा क्वेश्चन में, इन सारी वैल्यूज में आप बेस फ्लो को ऐड कर देंगे तो आपके पास फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी में अगर आप बोल देगा फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ, तो जो बेस फ्लो को ऐड करोगे जो भी आंसर आएगा उसमें जो पीक वैल्यू होगी उसको उठा लीजिएगा। जैसे इसमें पीक वैल्यू कितनी है, इसमें जो पीक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 302, तो इसमें जब बेस फ्लो, क्योंकि बेस फ्लो सबके लिए सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन सेम भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। अगर सेम है तो इसमें पीक वैल्यू जोड़ोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ये पीक वैल्यू मिल जाएगी। कौन से आवर पे मिल रहा है, 3rd आवर पे, 3 आवर पे, तो आप यहाँ पे पीक भी बता सकते हैं। तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाने तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बोल देगा फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द DRH 2 आवर DRH एट द 3rd आवर, 3rd आवर पे वैल्यूज निकालनी है, 302 आ जाएगी। पीक वैल्यू नहीं बोलेगा, फाइंड द पीक वैल्यू, तो 302 पीक वैल्यू है। या ये बोल देगा फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द DRH एट द 6 आवर, 6 आवर पे DRH के ऑर्डिनेट कितने हैं, 54 है। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा के पूछ लेगा यहां से। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, अगर आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है और आपसे बोल दिया कि आपके 2 आवर की रेनफॉल हो रही है, बट R1 ये है, R2 ये है, तो आपको इस तरीके से काम करना है। यहीं पे अगर एक क्वेश्चन जोड़ देता हूं, 3 आवर की रेनफॉल हो रही है, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो गिवन है वो 1 आवर का है, 3 आवर की रेनफॉल हो रही है। अगर 3 आवर की रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 आवर है, 3 आवर की रेनफॉल है, तो 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। R1 से मल्टीप्लाई करे U से, R2 को U से, R3 को भी U से, बट अब की बार जो R3 को U से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लैग हो जाएगा 2 आवर से। तो 2 आवर से तो जो 0 यहां मिल रहा है तो आपको 0 मिलेगा 2 पे, फिर बस आपको लैग कराना। तो R3 अभी गिवन नहीं है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेते हैं। क्लियर है, सबको समझ आएगा होगा। तो ये हमारा हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन भी था, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पर भी इसको कवर अप कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक नॉर्मल रेशियो मेथड का क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, जो हाइड्रोलॉजी का ही है। उसको क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे हमें पता लगेगा अरिथमेटिक मीन मेथड कब यूज करना है या नॉर्मल रेशियो मेथड को कब यूज करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू एवरीवन।